बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ का आगाज़ हो चुका है। 2024 के इलेक्शन का ऐलान हुआ तो उसके बाद सियासी जोड़ तोड़ में इजाफा देखने में आया। जनाब, PMLN के जो तायात कायद हैं, जो कि भाग गए थे यहाँ से जब उन पर मुश्किल वक्त आया, उनकी जमात में मुश्किल वक्त आया तो बड़ा वो एक किस्म का झांसा देकर यहाँ से निकल गए थे। वो वापस आए हैं और उन्होंने आते साथ ही सियासी मुलाकातें शुरू की हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि वापस ये ऐसे नहीं आए कि वो अवामी मकबूलियत थी या अवाम इनको पुकार रही थी। वापस एक माहदे के तहत गए थे, एक माहदे के तहत वापस आ गए हैं और इनको सेफ़ एग्ज़िट उस वक्त भी दिया गया था, अभी भी सेफ़ एग्ज़िट दिया गया है। इनके केसेस जो है माफ़ हो जाएंगे, इनकी जो न्यायालय ख़त्म हो जाएगी, चूँकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ है नहीं, बची नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सो अगले वज़ीर-ए-आज़म जो कि एक्सपेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने सबसे पहला एहताज जो किया है वो किया है MQM के साथ कराची में। चूँकि MQM सिंध की पार्टी है लेकिन उनकी जो वोट बैंक है उनका वो कराची के अंदर है, तो MQM पहली इत्तेहादी जमात है PMLN की कराची में। और फिर चूँकि मियाँ साहब का ये मुतालबा है कि अगर आपने मुझे हुकूमत देनी है तो आपको एक स्टेबल हुकूमत देनी पड़ेगी, आपको एटलीस्ट सादा अक्सरियत मुझे देनी पड़ेगी ताकि मैं अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकूं। ये उनकी फरमाइश है। जनाब, उनको फरमाइश के बाद जवाब ये मिला है कि आपकी जो इस वक्त जो सूरत हाल है, आप तो शायद पंजाब भी ना ले सकें लेकिन चले कोशिश करके देख लेते हैं। इस ज़मन में कराची से MQM को साथ मिलाया गया है और कराची से दूसरा बड़ा जो इत्तेहाद उनके साथ शामिल हो सकता है वो GDF है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके सरबराह हैं P पगाड़ा साहब। उनका भी एक्सपेक्टेड है कि वो मियाँ साहब के साथ इत्तेहाद कर लेंगे और पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं जाकर इनके साथ इत्तेहाद करेगी। और ये मेरी प्रेडिक्शन है कि अगर इनको सीट्स मिल जाती हैं तो जो एटलीस्ट जो वफाकी हुकूमत होगी, ऑब्वियसली वो पीपल्स पार्टी और ये मिलकर ही बनाएंगे, क्योंकि वैसे इनके बस का काम नहीं होगा और ना इनको बनाने दी जाएगी। चूँकि एक मियाँ साहब की भी एक हिस्ट्री है कि मियाँ साहब जब वोट की इज्जत भी बड़ी देते हैं, तो अगर ऐसा हो जाए कि सारी की सारी अक्सरियत इनको दे दी जाए, 2/3 मेजॉरिटी इनके पास आ जाए, तो फिर देने वाले भी इतने जो है बेवकूफ़ नहीं है कि मियाँ साहब को बिल्कुल ही फ्री छोड़ देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। और एक बार याद रखिएगा कि मियाँ साहब अगर इस दफ़ा आते भी हैं हुकूमत में तो मियाँ साहब अपना सारा कुछ गिरवी रख के आएंगे। मियाँ साहब अपने आप को, मतलब अपने सारा कुछ से मुराद कि अपनी ईगो, अपना सारा जो उनकी एक उनके अंदर एक सोच होती है हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप कहेंगे, जो भी आप कहें, वो सारी की सारी को गिरवी रख के आना पड़ेगा। उनको फ्री हैंड इस वक्त इस दफ़ा नहीं दिया जाएगा। जनाब, सिंध के बाद हम चलते हैं अब KP के अंदर। KPK के अंदर जो मियाँ साहब का जो एक्सपेक्टेड इत्तेहादी हैं वो एज एक्सपेक्टेड वो मौलाना फजल रहमान साहब पहले नंबर पर होंगे और दूसरे नंबर पे होगी आपकी जो परवेज़ खटक साहब की जो जमात उन्होंने बनाई है PTI पार्लियामेंटेरियन, वो भी इनकी इत्तेहादी होगी। और फिर जब हम बात करते हैं बलोचिस्तान की, तो चूँकि बाप का बाप जिंदा है, बाप का उसके सर पे हाथ है। मियाँ साहब जा रहे हैं कोयटा नेक्स्ट वीक में। हालांकि मियाँ साहब के कोई तफाज़ात भी है। मियाँ साहब ने कहा है कि यार एज़ कम्पेयर टू PMLN बाप पार्टी बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी है, तो उनको मेरे पास आना चाहिए, लेकिन द रिक्वेस्ट वाज रिजेक्टेड। और अभी मियाँ साहब को वहाँ पे गालिबन जाना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि जो बाप पार्टी है वो भी इत्तेहाद का ऐलान करेगी बलोचिस्तान से। और बलोचिस्तान में फिर JUIF है, वो भी PMLN की इत्तेहादी होगी। और JUIF गालिबन कराची में भी इनकी इत्तेहादी बनेगी, कराची में भी इनका इत्तेहाद बनेगा। फिर जनाब पंजाब के अंदर आ जाते हैं। जो असल रन पड़ना है, जो असल दंगल है, वो पंजाब की सियासत है। पंजाब जो जीतेगा वही जो है वो सिकंदर होगा, वफाकी हुकूमत में वो सिकंदर बनेगा। सो पंजाब के अंदर मियाँ साहब को कैटेगोरिकली बताया गया है कि आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप पंजाब से निकल सकेंगे। सो पंजाब के अंदर इस वक्त एक ही सूरत हाल है मियाँ साहब के पास, और मियाँ साहब की ख्वाहिश भी यही है। चूँकि मियाँ साहब जब क्रिकेट भी खेला करते थे किसी दौर में, तो जिमखाना में अंपायर्स को साथ मिलाकर खेला करते थे। सो इस वक्त मियाँ साहब की पूरी कोशिश है कि पंजाब में अगर जीतना है तो PTI को निकालना पड़ेगा, PTI को बिल्कुल माइनस करना पड़ेगा, PTI को इलेक्शन से बाहर रखना पड़ेगा। अदरवाइज देयर इज नो चांस फॉर मियाँ साहब इन पंजाब स्पेशली। पंजाब के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है जी, पंजाब में इस वक्त जो बड़े इत्तेहादी बनेंगे PMLN के, उसमें एक तो पीपल्स पार्टी है जिसका वोट नहीं है। हो सकता है उनको MNAs MPs तो मिल जाएं, लेकिन वोटर कहाँ से लाएंगे। दूसरे नंबर पे चौधरी शुजात हुसैन, यानी कि चौधरी शुजात, उनके दो बेटे, और तारिक बशीर चीमा,
पे मुश्तमिल एक जो काफ लीग है, काफ लीग शायद चाहेगी कि इनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो, और सीट एडजस्टमेंट अगर करने के हवाले से जाएंगे तो फिर PMLN की जो शराइत है, PMLN ये कहती है कि काफ लीग को PMLN में आप जम कर दें। हालांकि आपको याद होगा कि चौधरी शुजात ने बड़ी कोशिश की थी, इनको इलेक्शन जो PTI की हुकूमत करवाने में बड़ी इनकी हेल्प शामिल थी, बड़ी इन्होंने कोशिश की थी। दोस्त मजारी आपको याद होगा, जिसको इन्होंने चौधरी शुजात साहब ने खाता लिख दिया था कि मेरे MPs जो हैं इनके वोट आपने काउंट नहीं करने। तो बड़ी इनकी कोशिश थी, बड़ी इनकी एफर्ट्स थी उस सारे मामले में, लेकिन इनको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। और हालांकि चौधरी शुजात ने अपनी पार्टी जो है वो ख़राब कर दी, पार्टी तुड़वा दी, ख़ानदान के अंदर दुश्मनी पाल ली, लेकिन अब उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और PMLN की जो शर्त है वो ये कहते हैं कि अगर तारिक बशीर चीमा और 2 अपने बेटों को सीट्स आपको चाहिए, ये उनके मुकाबले में हमारा कोई कैंडिडेट ना हो, तो आपको अपनी पार्टी जम करने पड़ेगी PMLN के अंदर। ये PMLN ने काफ लीग को कहा है। जनाब दूसरा बड़ा जो इत्तेहाद होगा पंजाब के अंदर वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। देखें, एक बार याद रखिएगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का अपना ऐसा कोई वजूद नहीं है, और ना वो ऐसा कोई बहुत बड़ा धमाका कर रहे वाले हैं या कर पाएंगे। उन्हें सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी PMLN के साथ, और PMLN से कुछ लोगों के राब्ते भी हैं। बकौल एक डान के अंदर एक साफ़ी का आज एक इंटरव्यू है, कुछ लोगों से भी मैंने सुना, कुछ मैंने खुद भी उसको सर्च करने की कोशिश की, तो उसके अंदर भी वो यही कहता है कि PMLN के साथ कुछ राब्ते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों के, जो कि टिकट मांग रहे हैं, और शायद वो चले भी जाएं PMLN के अंदर, ज़मानतें उनसे मांग रहे हैं, उनसे जो है वो अपने लिए रियायतें मांग रहे हैं। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी ऐसा कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप सबको पता है, मुझे भी पता है इस बात का, कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सिर्फ PTI का वोट बैंक तोड़ने के लिए बनाई गई है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो महफूज फैसला है इस वक्त, जो अवाम ने फैसला महफूज किया, और जिसका 8 फरवरी को अल्लाह के फजलो करम से उसका जब फैसला सुनाया जाएगा, तो इस दफ़ा इन सबको ये 15 जमातें अब हो गई हैं। पहले 13 थी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज़ खट्टक की पार्टी को मिलाकर या 15 पार्टियां मिल रही हैं, इन सबको मार पड़ने वाली है। और अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अगली दफ़ा शायद फिर वो एक बड़े लेवल पे जो है वो सामने आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका जो एक सरिया था, हम कह सकते हैं एक गर्दन के अंदर उनका एक सरिया था, जब वो वापस आए तो उन्हें लग रहा था कि निज़ाम सारा मेरे साथ है, मैं कुछ भी कर लूँगा, यहाँ पे मैं किसी किस्म का जो है मुझे कोई मसला नहीं होगा। तो जनाब 2 दिन पहले एक पोल करवाया गया, वो PMLN का अपना इनका एक ट्विटर अकाउंट था जिस पे लिखा हुआ था PMLN डिजिटल। वहाँ पे एक पोल लगाया गया, उस पोल का 19 का 20 घंटे का उसका टाइम था, लेकिन चंद ही घंटों के बाद 81% वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ से ले लिया था। और बिलाखिर उस बंदे ने, जो भी उसको चला रहा था उस चैनल को, उस पेज को, उस पोल को डिलीट कर दिया गया। इनको घर में घुसकर जो है वो इनके ऊपर वोटिंग हो जाती है, वोट इनको पड़ जाते हैं। तो इनकी बड़ी पतली सूरत हाल है इस वक्त। और पंजाब में अगर देखा जाए तो मियाँ साहब के लिए हालात काफ़ी पतले हैं, चाहे कोई माने या ना माने, मियाँ साहब के लिए इतना ईजी नहीं है कि पंजाब वो आसानी से जीत लेंगे। और जब अगर पंजाब वो नहीं जीतेंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करना इतना कोई खाला जी का घर नहीं है, ये कोई इतना कोई आसान काम नहीं है कि आप आसानी से पाकिस्तान में हुकूमत बना लें और फिर उसको चला लें। सबसे बड़ी बात है कि आप हुकूमत ये मांगे तांगे कि सिलेक्ट होकर आप आ तो जाएंगे, लेकिन आपके लिए चलाना मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ अवाम की कुव्वत है, अवाम की ताकत है, अवाम का फैसला है। बेसिकली ये पहला सियासतदान है सॉरी ये पहला सियासतदान है इमरान खान के जिसका मुकदमा अवाम लड़ने जा रही है, और इसी का जो है PML को काफ़ी ज़्यादा डर भी है। बहरहाल जनाब, अब वीडियो के दूसरे हिस्से की जानिब आते हैं कि जिसमें हम हमेशा बात करते हैं इसराइल की, कि इसराइल और फ़लस्तीन की जिस वक्त जंग चल रही है। बेसिकली देखा जाए तो ये बज़ाहिर आपको ऐसे लगेगा कि ये एक तरफा जंग है। ये तकरीबन 7 अक्टूबर से ये जंग शुरू हुई, और इस वक्त तक आलमोस्ट 10,000 से ऊपर पैलेस्टीनियन जो है वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी बच्चों की है, औरतों की है और बूढ़े अफराद की है, और उनको शहीद किया जा रहा है बेदर्दी से। उनके पनाहगज़ीन कैंपों पे हमले किए जा रहे हैं, जो स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं, जहाज़ों से उन पर बमबारी की जा रही है, उनकी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि इस वक्त इसराइल ने पूरी तरह ये एक फ़ैसला कर लिया है कि हमने गज़ा को सफ़ा हस्ती से मिटाना है, और अमेरिका बहादुर जो है इसके साथ खड़ा है। लेकिन जनाब एक मामला जो आपको नज़र आ रहा होगा, आपको पूरे मीडिया पे नज़र आ रहा है कि जी इसराइल तो इस वक्त डोमिनेट कर रहा है। असल में हकीकत ऐसे नहीं है जनाब। पिछले को तकरीबन 24 से 36 घंटों के दौरान 15 टैंक्स इसराइल के हमास ने तबाह कर दिए हैं। 15 टैंक्स इसराइल हमास जो है वो इसराइल के तबाह कर चुका है। और ये मिकावा टैंक्स है। मिकावा टैंक्स बड़ा एक जदीद टैंक है जो कि इसराइल बनाता है, इसराइल का अपना टैंक है, और एक बड़ा ज़ख़ीरा
टैंकों का एक बड़ा ज़खीरा था उनके पास, जो कि अब उनमें कमी आ रही है और 15 टैंक्स उनके तबाह हो चुके हैं। और ये 15-24 घंटों के 24 से 36 घंटों के दौरान हुए, इससे पहले भी हुए हैं। और जनाब टैंकों का भी इतना मसला नहीं है, चूँकि टैंक्स तो ज़ाहिर है अमेरिका के पास है, ब्राउन टैंक्स और बहुत सारे टैंक्स उनके पास हैं। अमेरिका इनकी चूँकि खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, इनको दे भी देगा, लेकिन कुछ तजियाकारों के मुताबिक उनके पास जो लड़ाका लोग हैं, जो टैंक्स को जिन्होंने चलाना है, बेसिकली उनका भी खात्मा हो रहा है साहब। मैं इस बात को नहीं मानता, मेरा ज़मीर नहीं मानता कि इतनी बड़ी फौज है तो 100-200 टैंक्स अगर तबाह हो भी जाएं तो उसमें ना तो अब उनमें अफरादी कुव्वत की कमी आनी है, चलाने वालों की कमी आनी है, ना टैंक्स की कमी आनी है। इसराइल एक बहुत बड़ा मुल्क है इन द सेंस ऑफ आप ये कह लें कि जो असले की प्रोडक्शन है उसमें बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें बड़ा हाथ है और $7 बिलियन का असला वो जो है दुनिया को प्रोवाइड करता है। तो एटलीस्ट मेरे नज़दीक ये जो एक चीज़ है कि उसके टैंक्स ख़त्म हो गए, ये इस चीज़ को मैं नहीं मानता। लेकिन हमास ने एक भरपूर उनके ऊपर अटैक किया है इस दफ़ा और हमास उनको भरपूर टफ टाइम दे रहा है। और हमास ने असल में हमास की कामयाबी की वजह क्या है, हमास के पास उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, उनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। वो समझते हैं कि इसराइल की कमज़ोरियाँ कहाँ पे हैं, इसराइल की जो उसकी जो ताकत है असल में वो क्या है। इस दफ़ा हमास बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो जंग लड़ रही है। और आपको 2 दिन पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया था और बहुत सारे सोशल मीडिया पे और जगह भी चला, आपने देखा होगा कि हमास ने जो इसराइल का आयरन डोम सिस्टम है उसके सॉफ्टवेयर को हैक किया। और वो आयरन डोम जो है वो उसके जो मिसाइल्स हैं जो कि बेसिकली अगले आने वाले मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हैं, उन मिसाइल्स को वापस फेंक दिया अपने लोगों के ऊपर। तो ये हमास को आप मान लें कि एक बड़ी ताकत इस वक्त हमास बन चुका है। जनाब टैंक्स के अलावा बात करते हैं कि जो उसकी मैशत को इस वक्त नुकसान हो चुका है इसराइल की, तकरीबन $7 बिलियन उसकी मैशत से उनके जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे उसमें से निकल चुके हैं। जिसकी बड़ी वजह क्या है, बड़ी वजह जनाब ये है कि बड़े बड़े ब्रांड जिसमें नेस्ले है, आपने देखा होगा बड़े लेवल के ऊपर इसमें जो इसके खिलाफ मुहिम चल रही है कि आप ना करें जी, आपने ये चीज़ें परचेज नहीं करनी जी, मुसलमानों से अपील की जा रही है। लेकिन यहाँ भी मज़े की बात यह है कि इन सारी प्रोडक्ट्स का जो असल में जो बाइकाट हुआ है वो मुसलमानों से बढ़ के यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका में सबसे ज़्यादा हुआ है। ये इससे बड़ी शंबे की बात यह है कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज भी हो रहा है, तारीख का बड़ा एहतजाज है। अमरीकी इस बात का एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब बाइडन साहब आप किस मामले में खड़े हैं इसराइल के साथ, टैक्स पेयर हम है, पैसा हम आपको देते हैं और हमारा पैसा आप इसराइल में जाके क्यों लगा रहे हैं। तो इस वक्त अमेरिका के अंदर चूंकि इंतखाबी मुहिम भी चल रही है तो चीज़ें काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है जो बाइडन के लिए। क्योंकि दूसरी तरफ जो आपका ट्रंप है, वो ट्रंप वैसे भी बड़ा मेरी नज़र में तो एक फेयर आदमी है, अगर देखा जाए तो अमेरिका के लिए फेयर है और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। बहरहाल हम किसी के हमारे जो उस तरह मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बाइडन को एक काफ़ी झटका पड़ेगा इंशाल्लाह अज़ीज़, आने वाले इलेक्शन में काफ़ी बड़ा झटका पड़ेगा। और आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ट्रंप ने, चूंकि वहाँ पे मुहिम चल रही है, इलेक्शन मुहिम है, तो ट्रंप ने इमरान खान के भी हक में एक बयान दिया कि खान साहब जी बड़े अच्छे बंदे हैं और खान साहब से जो मेरी मीटिंग हुई तो फलां जो भी उसने कहा, तो वो भी एक वजह यही थी कि एक जो वोट कैच करना है, जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पे और बड़ी तादाद पीटीआई के वोटर्स की, उनको कैच करने के लिए भी इस तरह की बात वो कर सकता है। बाकी ज़ाहिर है जब कुरान मजीद कह रहा है कि यहूद व नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो हम किसी को कोई दोस्ती वाला ना वो क्रेडिट दे सकते हैं और ना देना चाहिए एज अ मुस्लिम। जनाब ये सूरत हाल अमरीका की, और अमरीका के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर एतराज़ एहतजाज है जो हो रहे हैं और सारे के सारे इसराइल के खिलाफ हो रहे हैं और फ़लस्तीनियों के हक में हो रहे हैं। जनाब इसके अलावा इसराइल से ही जुड़ी एक और आखिरी खबर जो है वो जनाब ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्विटर के ऊपर वकास नामी एक शख्स का एक अकाउंट था और उसने एक स्लिप पोस्ट की जो कि बैंक अल फलाह की थी। और बैंक अल फलाह का एक आप नोटिफिकेशन आप उसको कह लें, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि बैंक्स को ये मना कर दिया गया है कि आपने फ़लस्तीनियों के लिए जो डोनेशंस वाले अकाउंट उनको ब्लॉक करना है या उनके ऊपर डोनेशंस नहीं जाने देनी। दिस इज़ समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी, आई शुड से। उसकी वजह यह है कि जनाब देखें, हम अगर खुलकर उनके साथ खड़े नहीं हो सकते, इसमें नो डाउट कि पाकिस्तान की बहुत मजबूरियां हैं। हमने IMF से कर्ज़ लेना है, अमेरिका की मदद के बगैर वो कर्ज़ हो नहीं सकता, तो हमारी मजबूरियां अपनी जगह हैं और हमें जो है ज़ाहिर है मुल्क को भी देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, हमें सारी चीज़ें लेकर चलनी है। लेकिन बैंक्स की तरफ से इस तरह का रवैया अख्तियार करना, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है शायद उनको भी इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि अगर ये उनकी तरफ से नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन स्टेट बैंक की तरफ से नहीं है, तो बैंक ने अपने तौर पे ये कैसे कर लिया है। और जिस बैंक का यानी कि बैंक अल फलाह है, बैंक अल फलाह को भी अगर तो उनकी वो स्लिप है ज़ाहिर सोशल मीडिया पे वायरल होगी, तो अगर उनकी वो रियल स्लिप है तो उनको भी इस बात पे खुलकर जवाब देना चाहिए कि उन्होंने किस सर्कुलर के तहत मना किया है
पाकिस्तानियों को, फ़लस्तीनियों की आप मदद न करें। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे मुलाज़ा करें तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।